गुड मॉर्निंग क्लास। सो कल हमने कम्युनिकेशन का रिवीजन किया था जिसमें हमने हर सेक्शन को कवर किया था। लास्ट हमने एक क्वेश्चन पे कल की क्लास छोड़ी थी और वो क्वेश्चन ये था कि क्रोनोमिक्स और क्रोमैटिक्स इन दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको सर्च करके आने बोला था। सर्च किया, एग्जैक्ट कुछ नहीं मिल रहा है। क्रोमैटिक्स मतलब भी नॉन वर्बल होता है। इवन काइनेसिक, पैरालिंग्विस्टिक, ऑक्यूलिस्टिक सब नॉन वर्बल है। ठीक है, सो ये कोई डिफ्रेंसिएशन का पॉइंट नहीं हुआ कि मैम वो नॉन वर्बल है। आप लोग को क्या मिला? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं मिला। पहली बात तो अगर गूगल सर्च करते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्पेलिंग सही कर देगा। तो क्रोनोमिक्स एक टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है, तो अगर क्रोनोमिक्स करके कम्युनिकेशन आ रहा है तो वो गलत नहीं है। कमिंग बैक टू ये सब जो होता है, जैसे हमने देखा वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन, ओरल, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल होता है, वैसे ही हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपसे कहा कि हम फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, जेस्चर्स, पोस्चर्स जिसको मैंने इन शॉर्ट आपसे कहा था, वो होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के हिसाब से डिवाइड किया गया। जैसे कि कल किसी ने मुझसे पूछा था मैम प्रोक्सिमिक्स क्या होता है। प्रोक्सिमिक्स का मैंने क्या बताया था, दैट इज स्टडी ऑफ स्पेस, जिसमें 4 तरह के लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका इंटीमेट, देन कम्स योर पर्सनल, देन कम्स योर सोशल एंड देन कम्स योर पब्लिक। ठीक है, नाम जिस तरह से रखा गया उससे ही से बहुत क्लियर है कि इंटीमेट इज द नियरेस्ट, प्राइवेट पर्सनल थोड़ा उससे वाइडर एरिया होता है, सोशल थोड़ा और वाइडर, एंड देन पब्लिक इज योर मोर वाइडर। ठीक है, उसके अलावा आपका मैंने बताया था कल आपको काइनेसिक। काइनेसिक होता है आपका बॉडी मूवमेंट। ठीक है, आप किस तरह से खड़े हो रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, जैसे हम इन शॉर्ट कहते हैं। ये सब क्या है, ये डिफरेंट स्टडीज हैं। काइनेसिक इज द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, देन मैंने आपसे कहा था प्रोक्सिमिक्स की बात हो गई, इज द स्टडी ऑफ स्पेस। आई थिंक हाँ देखो यहाँ दिया है, डिस्टेंस जो होता है 8 से 18 इंच का होता है आपके इंटीमेट में। ठीक है, प्रोक्सिमिक्स में जो मैंने आपको 4 लेवल्स बताए हैं स्पेसेस के, उसमें जो इंटीमेट होता है दैट इज 8 to 18 इंचेस। फिर आपका जो पर्सनल आता है वो 18 इंचेस से 1.5 फीट जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका एक होता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टच, सेंसेशन ऑफ फील। ठीक है, जैसे आपको गर्मी लग रही है ये कैसे पता चलता है, जब आपकी स्किन से स्वेटिंग होने लगती है या कोई गर्म चीज आपके आसपास है उसकी जो वेव्स आती हैं वो जब आपकी स्किन को लगती हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ गर्म है। वैसे ही सिमिलर ठंडे को लेकर है, तो हैप्टिक्स इज व्हाट, इट इज द स्टडी ऑफ टच। अगर आपको कोई चीज आपके स्किन पे जो आती है तो आपको पता चलता है ना कि वो क्या चीज है, किसी ह्यूमन का हैंड है, कोई जानवर है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, क्या है। ठीक है, देन एक आता है आपका ऑक्यूलिसिस। ऑक्यूलिसिस इज योर स्टडी ऑफ आई कॉन्टैक्ट, जो कल आपके एक ऑप्शन में भी था। जो कल क्वेश्चन आपने पूछा उसमें 4 ऑप्शन था ना कि क्रोनोमिक्स का मतलब क्या होता है। दैट वाज आई थिंक बॉडी, आई और क्या था 2, चलो जो भी था, ऑक्यूलिसिस, OCULESICS, OCULESICS। ठीक है, सो ये सब आप चाहे तो लिख सकते हैं बिकॉज ये सब आपके उसमें नहीं दिया है। ठीक, इसके अलावा क्रोनोमिक्स होता है, क्रोमैटिक्स होता है। क्रोनोमिक्स इज CHRONEMICS। क्रोनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ टाइम। ठीक है, एंड एक है क्रोमैटिक्स, CHROMATICS। क्रोमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कलर, रंग।
ठीक है। सो क्रोमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कलर, जिससे हमें डिफरेंट कलर्स डिफरेंट साइंस देते हैं। रेड इज द साइन ऑफ डेंजर, ठीक है। ग्रीन इज लेटिंग गो, रिफ्रेशमेंट, ठीक है। वैसे ही ऑरेंज इज द कलर ऑफ पॉजिटिविटी, येलो इज द कलर ऑफ सन। तो ये सब क्या है, डिफरेंट, जैसे व्हाइट इज द सिंबल ऑफ पीस। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स देते हैं या डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस कन्वे करते हैं। सो द स्टडी ऑफ कलर्स इज नोन एज क्रोमैटिक्स, ठीक। आई गेस इनफ मैंने कवर कर लिया है। अगर और कुछ होगा तो आई लेट यू नो। तो कल का आपको आंसर मिल गया, क्रोनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ टाइम, ठीक है। सो कम्युनिकेशन से रिलेटेड और कोई क्वेरी किसी की है? कोई क्वेरी बोलो। डैश इन कम्युनिकेशन इंक्रीजेस क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑफ मैसेज। अगर कल क्लास में आपने ध्यान से सुना होगा तो ये चीज मैंने पढ़ी थी, क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द सेंडर। डैश इन कम्युनिकेशन इंक्रीजेस क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द सेंडर। किसी ने ध्यान से कल की क्लास में सुना? और कोई? यही है ना बच्चों, ध्यान से सुनोगे नहीं तो आंसर मिलेगा ही नहीं। पहले चलो 7 C's देखते हैं। कंक्रीटनेस का क्या कह रहा है? इट इज सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट मेक्स यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड अ रेप्यूटेशन एंड कंक्रीट मैसेजेस आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड। हाँ, क्वेश्चन क्या है? डैश इन कम्युनिकेशन इंक्रीजेस क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज। क्रेडिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सेंडर की वर्थ बता रहा है, ठीक है। करेक्टनेस भी हो सकता है, तो लोग करेक्टनेस का भी देख लेते हैं। The message is exact, correct and well timed. It is, if the communication is correct, it boosts up the confidence level. Correct messages has greater impact on the audience or reader. It checks the precision and accurateness of facts and figures used in message. It makes use of appropriate and correct language in the message. बताओ।
जितने भी आपके कम्युनिकेशन के ये 7 C's होते हैं, इसमें देखो क्या लिखा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड्स मेनली ऑन 3 थिंग्स, दैट इज अंडरस्टैंडेबल मैसेज, क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द सेंडर एंड हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर। ये 3 की फीचर्स है जो कि 7 C's को गाइड करते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है कि आपका मैसेज में क्लियर होना चाहिए, आपका मैसेज क्लियरली मीनिंग को कन्वे करे। करेक्टनेस क्या है, आपका मैसेज सही होना चाहिए। कंक्रीटनेस क्या है, आपका मैसेज सॉलिड होना चाहिए। और कंसिडरेशन तो है कि यू एटीट्यूड रखना चाहिए, ना कि आई एटीट्यूड। कंसिडरेशन नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी। बचा करेक्टनेस और कॉन्क्रीटनेस। करेक्टनेस का मतलब है कि मैसेज सही होना चाहिए और कॉन्क्रीटनेस का मतलब है कि मैसेज फैक्ट्स एंड फिगर्स सॉलिडली प्रूफ होना चाहिए। तो क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द सेंडर, यानी कि आप सेंडर पे कितना भरोसा कर सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, मैसेज के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। तो वो किस में आया, क्लियर? देखो अंडरस्टैंडेबल मैसेज हर एक 7 C में नहीं होती है। तुम्हारे 7 C's क्या है, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडेबल मैसेज होना चाहिए, तो ये क्लैरिटी गाइड करता है, ठीक है। क्लैरिटी का मतलब क्या, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, तो वो आगे अंडरस्टैंडेबल मैसेज में। देन एक है आपका मैसेज कंसाइज होना चाहिए, ठीक, वो भी अगेन आपका अंडरस्टैंडेबल मैसेज में ही आया, क्लियर। छोटा होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अगेन योर अंडरस्टैंडेबल मैसेज। इसके अलावा क्या है, कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, ये भी हमने देख ली कि क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द सेंडर है। फिर और क्या है, कर्टिसी है एंड कंसिडरेशन था, तो वो है हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर। कितने कवर कर लिए हमने, कंसिडरेट, कर्टिसी, क्लियर, कंप्लीट होना चाहिए हमारा मैसेज, वो भी अगेन अंडरस्टैंडेबल मैसेज में ही होता है। ऑब्वियसली आप मैसेज को तभी समझ सकते हैं जब वो मैसेज कंप्लीट होगा, क्लियर होगा, कंसाइज होगा, ठीक है, और करेक्ट होगा। समझ में आया, क्लियर हो गया? और कुछ है? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इन डैश फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन all the subordinates of a superior talk to one another through his medium and the superior works as a hub। बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। देखो क्या कह रहा है, इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, एक सुपीरियर के जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं थ्रू हिज मीडियम, यानी कि सुपीरियर के थ्रू ही बात करते हैं। एंड सुपीरियर एक हब की तरह काम करता है। हब का मतलब क्या होता है, एक सेंटर की तरह। तो हमने व्हील में देखा है कि जितने भी सुपीरियर्स होते हैं या जितने भी डिफरेंट स्पोक्स होते हैं वो सब सेंटर से कनेक्टेड होते हैं और सेंटर से ही मैसेज लेते हैं और सेंटर को ही फीडबैक देते हैं। चेन कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, सर्कुलर होगा ही नहीं, फ्री फ्लो आपका कम्युनिकेशन होता है, स्टार नेटवर्क जो कि होगा ही नहीं। अगर ये लास्ट टाइम दी है जो हब वाली लाइन है टू वन अनदर थ्रू हिज मीडियम, तो भी आपका व्हील ही आता। अच्छा, उस केस में हाँ आपका चेन भी हो, नहीं चेन नहीं होगा, आपका व्हील ही होगा। क्यों? क्योंकि लाइन में ये कह रहा है ना, ऑल द सबऑर्डिनेट्स ऑफ अ सुपीरियर टू वन अनदर थ्रू हिज मीडियम, उसके जरिए से ही एक दूसरे से बात करते हैं। चेन में क्या होता है, लोग एक दूसरे के जरिए से उस पर्सन तक पहुंचते हैं जिसपे कम्युनिकेशन पहुंचाना है, ठीक है। प्रोटोकॉल फॉलो होता है चेन कम्युनिकेशन में। तो ये जो एडिशनल लाइन लिखा है कि सुपीरियर वर्क्स एज अ हब, अगर ये नहीं भी लिखता तो भी हमें फर्स्ट सेंटेंस से भी क्लियर था कि उसके जरिए ही बात करते हैं, ठीक है। पहला एक है हमारा, कौन सा सबसे पहला था हमारा, ठीक है, वर्टिकल में कोई मीडियम नहीं होता है, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट होता है, वो एक दूसरे से बात करते हैं। सर्कुलर में भी कुछ नहीं होता है, बस ये है कि दो लोग होने चाहिए। चेन में क्या है, एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है कम्युनिकेशन फ्लो के लिए। व्हील में क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है और स्टार में क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। दे हैव अ फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। तो पहली लाइन से बहुत क्लियर है, मीडियम क्या,
ऑब्वियसली अगर ये चीज कह रहा है तुमसे कि एक सबऑर्डिनेट्स जितने भी एक सुपीरियर के वो उसके मीडियम के थ्रू बात करते हैं या वो एक मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, टॉक टू वन अनदर थ्रू हिज मीडियम, यानी कि एक दूसरे से बात करने के लिए भी वो सुपीरियर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस लाइन से भी बहुत क्लियर है कि ये आपका व्हील कम्युनिकेशन ही है। और कोई डाउट कम्युनिकेशन में? बोलो। Conciseness of a message refers to crispness, comprehensiveness, specificity और brevity. Brevity means छोटा होता है। तो कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है कि हमारा मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ठीक है। और कुछ? हो गया? नेक्स्ट टॉपिक का रिवीजन शुरू करें। क्यों भाई, तुम लोग को कुछ पूछना उछना नहीं है? एकदम क्लियर हो? 100%? 80 का 80 आएगा पेपर में? हाँ, कि अभी भी सो रहे हो? क्या बात है? और कहाँ है आपके हर्ष जी? क्या रही हूं? पहली क्लास में दोस्ती, दूसरे क्लास में दुश्मनी? चलो पढ़ो बेटा, समझे? अगर पहले जब इन डिटेल क्लास हुई है ध्यान नहीं दिए हो तो ये दूसरा और आखिरी मौका है इंस्टीट्यूट की तरफ से सब्जेक्ट पे ध्यान देने का। अब बहुत टाइम भी नहीं है कि अभी भी मजाक में ले ले फिर पढ़ लेंगे। क्लियर? तो पढ़ो, क्वेश्चंस पूछो, तभी डाउट्स क्लियर होंगे। लाइव सेशंस में जो हमारे बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी यही चीज है। मैं आपको देख नहीं पा रही हूं बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे ये चीजें अप्लाई नहीं होती हैं। बहुत एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन पता ये था कि देयर इज डैश इन द टैंक, देयर इज नॉट डैश इन द टैंक, और ऑप्शन में था लॉट ऑफ, फ्यू, एनी, और एक और पता नहीं कौन सा ऑप्शन। देयर इज नॉट डैश इन द टैंक, वाटर इन द टैंक, वाटर इन द टैंक, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द टैंक। अच्छा, क्या क्या ऑप्शन है? लॉट, फ्यू, एनी। लॉट, फ्यू और क्वेश्चन है देयर इज नॉट डैश वाटर इन द टैंक। क्वेश्चन ऑप्शंस क्या थे आपके? लॉट, देयर इज नॉट, लॉट तो होगा ही नहीं, ठीक है। ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट। मतलब लॉट ऑफ लिखा, देयर इज नॉट लॉट ऑफ वाटर, देयर इज नॉट लॉट ऑफ वाटर इन द टैंक नहीं जाएगा, ठीक है। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द टैंक भी नहीं होगा। आंसर में एनी था। अच्छा ठीक है। देयर इज नॉट फ्यू वाटर इन द टैंक, फ्यू भी नहीं होता। वाटर क्या है? एक लिक्विड चीज है, पहली बात समझो, ठीक है। वाटर को आप जो मेजर करोगे उसको, आपके पास कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है ना, ठीक है। वो तो आप जिस भी आप सब्सटेंस में डालोगे वो उसका शेप लेके उससे वेट पता चलता है। सो देयर इज नॉट मच वाटर इन द टैंक, एक हो सकता, मच नहीं था, ठीक है। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द टैंक। नहीं तो वो तो बस बोलने का तरीका हो गया। जैसे आप कह रहे हो कि ग्लास में बहुत पानी नहीं है, ठीक है। सो द वे टू से इज दैट देयर इज नॉट मच वाटर इन द ग्लास और द ग्लास इज नॉट फुल ऑफ वाटर।
हाँ, तो देर इज नॉट मच वाटर इन द टैंक, टैंक में बहुत पानी नहीं है, ठीक है, तो एनी नहीं हो सकता है ना, नहीं, देर इज नॉट एनी वाटर इन द टैंक, ठीक है, देर इज नॉट लॉट ऑफ वाटर, अगर लॉट है चाहे लॉट ऑफ है, दोनों में से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। लॉट ऑफ हम तब बोलते हैं जब हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं जो काउंटेबल होती है, या अनकाउंटेबल होती है तो वो एक सॉलिड थिंग होती है, ठीक है। वाटर हम देर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द टैंक, लेकिन यहां अभी नेगेटिव स्टेटमेंट चल रहा है ना, देर इज नॉट डैश वाटर इन द टैंक, ठीक है। तो अब क्या है, देर इज नॉट फ्यू वाटर, फ्यू क्या होता है, ये भी हम सॉलिड थिंग्स के लिए यूज करते हैं कि बहुत थोड़ा है, क्लियर। फ्यू का मतलब होता है बहुत थोड़ा, लॉट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। मैम नो ऑल्सो फुलफिल इन दैट प्लान, जतिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन एक राज बना हुआ है, देर इज नॉट मच वाटर इन द टैंक हो सकता था, ठीक है, देर इज नॉट एनी वाटर इन द टैंक, कोई भी पानी नहीं है, अगर और कोई ऑप्शन नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन गुमनाम है, अगर हम इन तीन में से ही बात करें तो एनी ही जाएगा, ठीक है, देर इज नॉट एनी वाटर इन द टैंक, टैंक में कोई भी पानी नहीं है, ठीक है। जनरली होना यही चाहिए था कि देर इज नॉट मच वाटर इन द टैंक, या तो इसका दो सेंस बनता है, या तो टैंक पूरा ही खाली है, ठीक है, और या टैंक में बहुत पानी नहीं है। तो अगर फोर्थ ऑप्शन मच होता तो देर इज नॉट मच वाटर इन द टैंक, या इन तीन में से लॉट और फ्यू तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सॉलिड काउंटेबल थिंग्स के लिए होता है, तो देर इज नॉट एनी वाटर इन द टैंक, टैंक में कोई भी पानी नहीं है, ठीक है, क्लियर। सो इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज, चलो बाद में अब कल ढूंढ के लाना, अभी फिलहाल रिविजन पे फोकस करो। हाँ, देर इज नॉट इनफ वाटर इन द टैंक भी यूज हो सकता था, दैट इज इनफ कैन ऑल्सो बी देयर, अगर ऑप्शन में होता प्रियांशी तो इनफ हम लिख सकते थे, तब सबसे सूटेबल हमारा ऑप्शन वही होता, ठीक है, मच से बेटर है इनफ। सो कमिंग बैक टू आवर रिविजन सेशन, कम्युनिकेशन यहां मैं कंप्लीट समझू अपने हिसाब से, ग्रामर पे आए। अब हम ग्रामर में हमने बहुत छोटी छोटी चीजें देखी थी, ठीक है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ये सब है क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ये सब आप अपने स्कूल लाइफ में पढ़ चुके हैं। सो नाउन इज बेसिकली, ठीक है, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रोनाउन क्या हुआ, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, आई, वी, यू, दे, देम, देयर। एडजेक्टिव्स क्या हुआ, वो वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या मीनिंग ऐड करते हैं, ठीक है। वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स, जैसे ड्रिंक, प्ले, रीड, वॉक। एडवर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इन सबको और क्वालिफाई करने वाले को हम एडवर्ब्स बोलते हैं। प्रीपोजिशंस क्या है, बोलो, नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को शो करता है। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो प्रीपोजिशन का, इन, ऑफ, अच्छा। कंजंक्शंस क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स, जैसे बिकॉज। कंबाइंड कंजंक्शंस होते हैं आइदर और, नाइदर, नॉर, वेदर और इंटरजेक्शंस हैं हमारे करेक्ट जतिन, बट। हाय आपका, आप किस तरफ बोलना चाह रहे हैं, इंटरजेक्शंस
सोचो, नाउन क्लियर है, प्रोनाउन क्लियर है, एडजेक्टिव्स क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे यहां गर्ल को कलेक्टिव नाउन गर्ल को एडजेक्टिव क्लेवर से आइडेंटिफाई किया गया है, दिस इज, ठीक है। यहाँ पे क्लेवर एडजेक्टिव है, देन ही गेव मी 6 बुक्स, तो कितनी बुक्स दी? 6 बुक्स। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को और मीनिंग ऐड करते हैं। वर्ब्स होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स, एडवर्ब्स होता है जो कि नाउन वर्ब को, ठीक है, एडजेक्टिव्स को, प्रीपोजिशंस को, कंजंक्शंस को और मीनिंग ऐड करता है। जैसे द सीईओ इज एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर, शार्प हो गया आपका एडजेक्टिव और एक्सेप्शनली हो गया आपका एडवर्ब, क्लियर। वैसे इसमें क्या है, स्मॉल इन्वेस्टर फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। अब यहां पे आपका एडजेक्टिव क्या है? डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के एक्शन को डिफाइन कर रहा है। द फर्स्ट एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज डिफिकल्ट, ठीक है, एडजेक्टिव है आपका डिफिकल्ट जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, और दूसरा है एडवर्ब आपका वाइजली जो कि आपके एक्शन वर्ड इन्वेस्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। देन आता है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ये नाउन के पहले यूज होते हैं और नाउन का रिलेशन शो करते हैं टाइम, प्लेस या दूसरे रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन नहीं शो करते हैं, ये नाउन का संबंध दिखाते हैं समय के साथ, जगह के साथ या और किसी नॉन लिविंग या लिविंग थिंग के साथ। जैसे अबाउट टू मूव, द थंब रूल इज दैट द सेंटेंस शुड रीड वेल। प्रीपोजिशंस यूज करने का जो रूल है वो ये कि हमारा सेंटेंस शुड साउंड गुड, ठीक है, शुड रीड वेल। जैसे कि अभी जो ये वाला था, देयर इज नॉट डैश वाटर इन द टैंक, तो देयर इज नॉट लॉट ऑफ वाटर इन द टैंक डजंट साउंड वेल, डजंट रीड वेल, ठीक है। जैसे अहेड, द बॉय इज अहेड ऑफ व्हाट? कंप्लीट करो सेंटेंस। द बॉय इज अहेड ऑफ व्हाट? तो अहेड ऑफ व्हाट? अहेड आपका प्रीपोजिशन है, तो द बॉय इज अहेड ऑफ, अहेड का मतलब क्या है? अहेड मतलब आगे, ठीक है, सामने नहीं, आगे बढ़ना। जैसे कि यहां इसकी मीनिंग भी आपको दी हुई है, मेक प्रोग्रेस, टू बी अहेड ऑफ समथिंग, यानी कि उससे आगे रहना, ठीक है। सो द बॉय इज अहेड ऑफ every or the boy is ahead of his colleagues in his work। तो अहेड से क्या है, एक मीनिंग ऐड हुई है कि वो लड़का अपने कलीग से काम में आगे है, ठीक है। तो अहेड ऑफ का, अहेड का मतलब है आगे होना, ठीक है, किसी चीज के सामने खड़ा होना नहीं है या किसी से आगे। ताजमहल क्या है? आपका एक प्लेस है, ठीक है, लेकिन अब अगर आपको ये बताना है कि कोई ताजमहल से आगे खड़ा है, ठीक है, तो आप अहेड नहीं यूज करोगे। अगर सपोज सिंपल सा मैं हिंदी में ये चीज बोलती हूँ कि राम ताजमहल से आगे खड़ा है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलोगे? मैंने क्या बोला? राम ताजमहल से आगे खड़ा है। तो इतना सोच क्यों रहे हो? राम इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ ताजमहल। समझ में आया?
जब तक तुम अपने आंसर्स को लेकर श्योर नहीं होगे बच्चों, तब तक हर क्वेश्चन डगमगाएगा तुम्हें। छोटा सा छोटा अगर तुमको पूछ रहा है आर्टिकल इसमें से क्या है, ए ऑफ बट इन ऑप्शन दिया है, तो तुम उस ए में भी गलती करके आओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जो पढ़ रहे हो भले ही कम सेक्शन पढ़ के जाओ, बट जितना पढ़ के जा रहे हो उसको 100% पढ़ के जाओ कि उससे कुछ भी आएगा तो हम आंसर मार्क करते वक्त श्योर है कि ये 100% है। समझ में आ रहा है? मैंने कंफ्यूज करने के लिए तुमसे बोला कि अहेड को हम इस तरह यूज नहीं कर सकते हैं, तो तुम सोचने लग गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह लगता है कि मैम हर वक्त सही है। लेकिन यहाँ एक टीचर का काम तुम्हें हमेशा सही नॉलेज देना नहीं होता है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना भी होता है। समझ में आया? अगर गलत भी है, अगर मैम बोली है कि अहेड नहीं यूज होगा, फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम कॉन्फिडेंटली बोलो ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हें इतना ही समझ में आएगा ना कि हाँ हम गलत है, बट फिर वो चीज तुम्हें याद भी रहेगी और दूसरे टाइम तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी और बढ़ेगा कि हाँ ठीक है कुछ भी बोलेंगे बट समझ में तो आएगा उसके प्रोज एंड कॉन्स से कि क्या सही है क्या गलत है। क्लियर हुआ? कंजंक्शंस, कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। सिंपल कंजंक्शंस होते हैं आपके एंड, बट, ठीक है, बिकॉज। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर और। जब हम इन रिलेशन यूज करते हैं कंजंक्शंस को तो होता है वो हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। जतिन आप इन फ्रंट यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। मैंने कहा कि राम ताजमहल से आगे खड़ा है, ठीक है, सामने खड़ा होता तो फिर ये आता है राम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ताजमहल। लास्ट है इंटरजेंक्शन। इंटरजेंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। जब इन चीजों को लेकर आप श्योर थे, इतना आपसे ही मैं कह रही हूं, जब आप इतने कॉन्फिडेंट थे तो आपको कॉन्फिडेंटली उसी समय बोलना चाहिए था, ठीक है। तो जब आप कॉन्फिडेंस लैक करेंगे तो आप सही चीजों में भी डगमगाएंगे। क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ वॉइसेस, दो तरह की वॉइस होती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जब हम शॉर्ट एंड सिंपल वे में किसी चीज को बोलते हैं तो वो होता है एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस होता है जब हम उस चीज को कॉम्प्लिकेट करके बोलते हैं। जैसे राम इज स्टडिंग, ठीक है, या राम इज रीडिंग द बुक, और द बुक इज बीइंग रेड बाय राम, ठीक है। तो राम इज रीडिंग द बुक एंड द बुक इज बीइंग रेड बाय राम, दोनों एक ही चीज डिलीवर कर रहा है कि बुक राम बुक पढ़ रहा है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट पहले होता है और ऑब्जेक्ट बाद में होता है। दैट इज राम इज रीडिंग द बुक। राम वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो कि एक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट वो पर्सन होता है जिसपे एक्शन हो रहा है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। दैट इज द बुक इज बीइंग रेड बाय राम। तो अब आपका ऑब्जेक्ट पहले आया, यानी जिसपे काम हो रहा है वो पहले आया, एंड जो काम कर रहा है वो सेंटेंस के बाद में आता है, ठीक है। द केक इज बेक्ड बाय राधा, और राधा इज बेकिंग द केक। तो इसका पैसिव क्या हुआ, द केक इज बीइंग बेक्ड बाय राधा, ठीक है। एक चीज और नोटिस करोगे कि जब भी एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन होता है तो सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इज सपोर्टेड बाय बाय। इसका रूल होता है, क्योंकि आपके में इतना डेप्थ में नहीं दिया है। सीए की बुक में जो उनका जो कम्युनिकेशन वाला सेक्शन है, जो उनका ये सब्जेक्ट है, उसमें उनको ये चीज़ें बहुत डेप्थ में पढ़ाई गई है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट का भी पूरा इनको रूल चार्ट बना के दिया हुआ है, इवन एक्टिव पैसिव का भी उनको पूरा रूल चार्ट बना के दिया हुआ है, ठीक है। होता क्या है, जब आप बात को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट आपका सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो है, बेसिकली ये क्या है, आपके टेंसेज ही तो हैं, टेंसेज ही तो एक्टिव पैसिव से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसकी पूरी रूल बुक होती है जो कि आपकी कन्वर्जन के लिए आती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट हैव इन दिस ऑल्सो। क्लासेस तो मेरी यहीं चली है,
show you this rule book. I guess ये आपका ना हो बस. ये तो आप ही का आर्टिकल लग रहा है मुझे. चलो मैं आपको ये टेबल कल बताऊंगी, ठीक है. सो रूल होता है कन्वर्जन का पूरा. मैं आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी आपके में है आई गेस, अनएक्टिव पैसिव भी है. एक क्वेश्चन आता है और एक्टिव पैसिव से भी वही एक ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आता ही है. हाँ तो ठीक है, बस इतना ध्यान रखो ना कि इसीलिए आपके में नहीं दिया क्योंकि इतना डेप्थ में नहीं है. उनके में क्वेश्चंस डेप्थ में आते हैं. तो प्रेपोजिशन इज इजी, प्रेपोजिशन का कुछ नहीं है. ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन क्लियर हो गया. देखो रिवीजन इस तरह करना है, मैं अगर कोई टॉपिक उठा रही हूं तो उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ में पूछते जाओ. क्लियर. आर्टिकल्स होते हैं आपके ए एंड एन द. मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल्स का यूज डिपेंड करता है व्हाट साउंड द नाउन इज और द वर्ड इज प्रोनाउंसिंग. ठीक है, हम ए ई आई ओ यू से अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो हम जनरली क्या दिमाग में बचपन से पढ़ते आते हैं कि एन लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. आर्टिकल का यूज डिपेंड करता है कि वो वर्ड की साउंडिंग क्या आ रही है, वॉवेल साउंड कर रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है. जैसे ऑनेस्ट. ठीक है, ऑनेस्ट में योर एच इज साइलेंट एंड यू प्रोनाउंस इट, इट साउंड्स विद ओ, इसीलिए ही इज एन ऑनेस्ट मैन है. ही इज अ ऑनेस्ट मैन कभी आपने नहीं सुना होगा. क्लियर. अब यहां ठीक है, ही हैज जॉइन्ड द यूनियन. He has joined a union. He has joined an union. नहीं थे. फिर I lost a 1 rupee note. 1 में आपका ओ प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है. ठीक है,
वह आ रहा है, ही लॉस्ट अ 1 रुपी नोट। क्लियर? फिर आर्टिकल्स में आपके दो चीजें होती है, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट की बात आती है। डेफिनाइट आर्टिकल आपका तब यूज होता है जब आप किसी चीज को पर्टिकुलर में पॉइंट करते हो, जैसे उसके लिए आप यूज करते हो द। जब आपको पता होता है कि आप किस पर्सन के बारे में या किस चीज के बारे में बात कर रहे हो तो हम द यूज करते हैं, दैट इज व्हेन यू आर स्पेसिफिक अबाउट समथिंग। और जब आप जनरल बात करते हो तो आप ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है? जैसे और किसी होली बुक के नाम पे माउंटेन्स, तो आप स्पेसिफिक हो गए ना, समझ रहे हो? माउंटेन्स के लिए यूज होता है तो द कंचनजंगा, कंचनजंगा की आप स्पेसिफिक में बात करो, इसीलिए वहां द यूज हुआ है। क्लियर? फिर टेंसेस की बात आई है। आई होप टेंसेस भी आपको क्लियर है। टेंस का बेसिक 3 क्या है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसमें अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कंटिन्यूस है, खत्म हो चुकी है या अभी स्टार्ट होने वाली है, इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है 4 में, दैट इज सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको समझने का, इसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत सिंपल सा वे मैंने बताया था। सिंपल में आप बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप देखोगे, जैसे राम इज वॉकिंग, ठीक है, राम वॉक्ड, ठीक, राम इज वॉकिंग आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। समझ में आया? एक्टिवनेस दिखाओ थोड़ी। समझ में आया? राम वॉक्ड आपका सिंपल पास्ट होगा। जब हमने बोला कि राम इज वॉकिंग, हम सिंपल प्रेजेंट बोल रहे हैं, तो अगर गलत है हम तो गलत है तो बोलोगे। सोने आए हो यहाँ कि रिवीजन सेशन अटेंड करने आए हो? देखो फालतू टाइम वेस्ट नहीं, अगर नहीं रिवीजन करना है, अपने आप पढ़ना है तो ऐसे बताओ। समझ रहे हो? तो राम इज वॉकिंग सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, तो सिंपल प्रेजेंट क्या होगा? अरे बोलो तेज। हम ये नहीं पूछे कि राम इज वॉकिंग फिर क्या होगा। राम इज वॉकिंग तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। राम इज वॉकिंग आपका क्या होगा? नहीं, आपको एक्शन वर्ड यूज करना है, वॉक ही। राम इज वॉकिंग का ही सिंपल प्रेजेंट बताना है। राम इज वॉकिंग अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसका सिंपल प्रेजेंट क्या होगा? यही होगा, राम वॉक, राम चलता। तो क्यों इतना समय लग रहा था? समझ में आया? तो राम वॉक्स आपका सिंपल प्रेजेंट है, राम इज वॉकिंग आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। राम बोलो, तीसरा बोलो। राम, ये तो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चला गया ना। हैज बीन प्लस आईएनजी जो है या हैड बीन प्लस आईएनजी जो है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, अरे परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्म होता है। और इसी का अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वो क्या जाएगा? राम विल हैव बीन वॉकिंग,
ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में पहली चीज तो क्या आती है कि हमें अभी कार्य होना बाकी है और हम उसकी बात करें, तो विल हैव बीन वॉकिंग, राम विल हैव बीन, बोलो विल हैव बीन वॉकिंग, क्या गड़बड़ लग रहा है बताओ। ये देखो आई शैल और विल हैव बीन जंपिंग, तो राम विल हैव बीन वॉकिंग, क्या गलत है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ही तो मैंने बोला। मैंने क्या बोला? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन के साथ प्लस आईएनजी लगता है। तो इसका सिंपल सॉरी इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा? मैंने यही तो पूछा था। मुझे क्वेश्चन समझो। नहीं, प्रेजेंट आपका ये सेंटेंस रहा, आई रेड अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है? इज एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? आई हैव रेड अ बुक, हैव या हैज। हाँ ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैव या हैज लगेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव या हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो आई जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, जो आपका वर्ब था वो आपका पास्ट में होता है। आई वॉज जंपिंग, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? आई हैड जम्प्ड, इसमें कोई दूसरा नहीं, जैसे प्रेजेंट में हमारे पास क्या था? हैव या हैज था, यहां सिर्फ हैड ही होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर में शैल या विल आपका शुरू से ही लगता है। ठीक है, सिंपल में आपका हो जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज जंप, वॉक, रन, रीड, टॉक, टीच, ये होगा विल और शैल के साथ। कंटिन्यूस में बी ऐड हो जाता है, विल बी और शैल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? विल हैव, विल हैज प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म। ठीक है, जम्प्ड, टॉक्ड, वॉक्ड। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। क्या चीज? टाइमिंग। कब से होता चला आ रहा है अभी से, तो सिंस और फॉर इसमें यूज करते हैं ना, सिंस नहीं, कहाँ आपने सिंस या फॉर देख लिया? एक बार दोबारा आपकी क्वेश्चन को समझते हैं, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मतलब मैंने अपने 12, 14 और 3, 17 साल, 17, 18, 19 साल के करियर में कभी ये चीज़ तो नहीं देखी। स्ट्रक्चर में लिखा हो जाता है, उसमें ही लिखा हो जाता है स्लैश डाल के, वो सिंस या फॉर। आपके समझने में गलत हो रहा होगा, या तो आप जहाँ हैं आप कल लेके आइएगा, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बिकॉज वहाँ पे कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन लिखा हुआ होता है कि सिंस या फॉर यूज करते हैं। सेंटेंस पे डिपेंड करता है। पहली बात तो सिंस और फॉर आपकी टाइमिंग के लिए ही यूज होता है। सिंस यूज होता है जब आप एक अपने टाइम के बारे में श्योर होते हो, जैसे सिंस 1969। ठीक है, फॉर होता है जब आप एक ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हो, फॉर एन आवर, फॉर अ लॉन्गर पीरियड। क्लियर हुआ? लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि सिंस और फॉर का यूज
परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंपलसरी होता है, ऐसा मैंने अपने स्कूल करियर में या इतने ग्रामर के करियर में कभी नहीं पढ़ा है। हाँ, तो वहां तो जब आप टाइम बताओगे तब ना टाइम के लिए फॉर या सिंस यूज होगा। जब आप टाइम बताओगे ही नहीं, जब आपके सेंटेंस में टाइम का कोई काम ही नहीं है, तो आप क्यों यूज करोगे सिंस या फॉर? आपने अभी अपनी बात को क्लैरिफाई किया। आपने क्या बोला? अगर राम नाम 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसको हमको अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? राम हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आपने खुद ही टाइम स्पेसिफाई किया है, तभी आपने फॉर या सिंस का यूज किया है ना। बात समझे मेरी? हाँ, ऑब्वियसली बिना टाइम शो किए आप फॉर या सिंस कैसे यूज करोगे? अगर मुझे सिंपल सी बात ये कहनी है कि मैं बेक कर रही हूं, ठीक है, सो जानवी हैज बीन बेकिंग, खत्म काम। बट अगर मैं ये चीज कहती हूं, मुझे बताना है कि मैं कितने टाइम से बेक कर रही हूं, क्लियर? अगर मैं बताती हूं कि 2004 से जानवी बेक कर रही है, तो फिर आएगा ना कि जानवी हैज बीन बेकिंग सिंस 2004। तो टेंस का तो मतलब ही टाइम है बच्चे, ये समझो। टेंस का काम क्या है? टेंस तो रिफर ही करता है समय को, समझ रहे हो? अभी भी नहीं क्लियर हुआ? देख, हाँ बोलो बोलो। पहली बात तो टेंस ही पूरा समय का खेल है, फर्स्ट थिंग। हाँ हाँ, कोई कंपल्शन नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। अब तुम हमको ये बताओ, ये जो सेंटेंस तुमको दिया है, आई रेड अ बुक, इसमें जो इसका ये 4th फॉर्म है, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, इसमें कहीं समय तो दिया नहीं है। तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, तो यहां सिंस और फॉर कहाँ यूज हुआ है? मैं यही चीज कह रही हूं कि आपने ये चीज जहां भी पढ़ी है, अगर आपको मिलती है, बस वहाँ पे बनाया हुआ रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर जब बनाया रहता है तो उसमें प्लस करके ऐसे स्ट्रक्चर में दिया हुआ रहता है। स्ट्रक्चर में बहुत कुछ दिया रहता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कल की क्लास से पहले वो स्ट्रक्चर कहीं मिल जाता है नेट पे या किसी आपके बुक में, तो वो स्ट्रक्चर कल लेके आना। हाँ, आई एम रीडिंग अ बुक, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक का मतलब है कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक का मतलब है कि मैं एक बुक पढ़ रहा था। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक मतलब ये जो एक्टिविटी है बुक पढ़ने की, वो मैं करता आ रहा हूं। और आई एम रीडिंग अ बुक का मतलब क्या है कि अभी कंटिन्यूसली मैं उस चीज को कर रहा हूं। समझ क्या? सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? बस ये बताता है कि आपने कोई एक्शन आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बताता है कि आपका जो एक्शन है वो अभी ऑनगोइंग है, दैट इज आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है कि आपने वो काम कंप्लीट कर लिया है। आई हैव रेड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ ली, ठीक है। फिर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। पहले इसको टुकड़े में समझो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है कि वो एक्टिविटी स्टिल गोइंग है, ये दर्शाता है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताता है कि आपकी एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या? आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था, ठीक। यानी कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, अभी भी पढ़ रहा था, जिसका अभी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है कि अभी भी ऑनगोइंग है। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, क्लियर। अब बात आती है कि ये पास्ट और प्रेजेंट कैसे बनता है। पास्ट और प्रेजेंट बनता है इसके यूसेज से। अभी अगर जैसे इसी को पूरे को हम पास्ट में कन्वर्ट करें, ये जो आपके 4 सेंटेंसेस यहाँ पे ये दिए हैं, इसे अगर हम अभी पास्ट में कन्वर्ट करें तो आई रेड अ बुक आपका सिंपल, आई रीड अ बुक आपका सिंपल प्रेजेंट हुआ।
रीड का कोई फॉर्म नहीं होता है, रीड अपने तीनों फॉर्म में वैसे ही होता है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन डिफर हो जाता है। जैसे आई रेड अ बुक हो जाएगा, मैंने एक बुक पढ़ी। उसका पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था, यानी कि कोई एक एक्टिविटी थी जो पास्ट में कंप्लीट हो गई। पास्ट परफेक्ट क्या होगा? आई हैड रेड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी है। क्लियर? और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था। ठीक है, यही चीज बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है टेंस को समझने में। क्लियर? सो ये जो सिंस फॉर वाला है कहीं मिलता है तो कल लेके आना, हम कल इस चीज को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये बहुत श्योर है कि आपको कहीं ना कहीं समझने में ही गड़बड़ हुई है। आगे बैठो, क्लास चल रही है, आपका रिसेस का टाइम नहीं है। समझ में आया? क्लियर हुआ? आई एम वेरी मच श्योर कि कहीं ना कहीं आपको उस चार्ट को समझने में ही गलत हुआ है। जैसे आपको बात करके लानी है वो चार्ट, अगर आप मेरे साथ ले पाते हैं तो वो चार्ट ले आइए, क्योंकि मैंने अपने इस ग्रामर सेक्शन में कभी ये चीज नहीं देखी है सिंस फॉर वाली बात। इतना जरूर पढ़ा है कि सिंस और फॉर का यूज कब होता है। ठीक है, जहां भी बना, अगर आपको स्ट्रक्चर मिलता है तो लेके आओ। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको बहुत क्लियर है। सब्जेक्ट जिस सेंटेंस के उस जिस पार्ट के बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट जिसके बारे में जो सेंटेंस के बारे में कुछ बताता है। जैसे कि राम इज रीडिंग, तो राम वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है और वो पढ़ रहा है, उसका एक्शन बताता है। ठीक है, फिर एडवर्ब, फ्रेजेस वगैरह। फ्रेजेस क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इडियम्स होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो कि एक मीनिंग अलोन डिलीवर कर सकता है। फ्रेजेस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि इंडिविजुअली मीनिंग डिलीवर नहीं कर सकता। ऑन द टॉप, ठीक है, ऊपर है बट उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, क्या ऊपर है, किसके ऊपर है, वी डोंट नो। तो फ्रेज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि इंडिविजुअली एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। वेयरएज इडियम्स होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीटली इंडिविजुअली एक मीनिंग डिलीवर कर सकता है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे, इडियम्स। क्लियर? फिर प्रीफिक्स अफिक्स है, ये रूट वर्ड्स के आगे कुछ नए वर्ड्स लग जाते हैं जिनके बाद उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है भरोसा। इसके आगे सॉरी वर्ड लग जाता है मिस, तो वो मीनिंग क्या हो जाती है? नेगेटिव मीनिंग देती है। ठीक है, आज तक कभी नहीं सुने हैं तो क्या सुना है आपने? ट्रस्ट का अपोजिट। हाँ, तो क्या यूज होता हुआ सुना है? धोखा उसका अपोजिट हो गया। हम यहाँ एंटोनिम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस की बात कर रहे हैं। अब ये चीज जब ये क्वेरी ला रहे हो तब इसका आंसर भी सुनो। ठीक है, तुमने भरोसे का अपोजिट कहा धोखा। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जो है ना अपोजिट नहीं बताते हैं, वो सिर्फ एक नई मीनिंग देते हैं किसी वर्ड को। ठीक है, क्या बात हो रहा है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली होता है।
नहीं सुने हो ना, तो अब सुनो, ठीक है। आपने कोई चीज सुनी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपको याद होगा तो जब मैं अपनी क्लास ले रही थी, मैंने कई सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए थे जो आपके लिए नए थे। सो दैट डजंट मीन्स कि वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब एक वर्ड है फैलिबल एंड इनफैलिबल, आपने ये भी नहीं सुना होगा, बट दैट डजंट मीन कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। फैलिबल एंड इनफैलिबल जो होते हैं ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, जिसमें एक का मतलब होता है वो पर्सन जिससे कोई गलती कभी नहीं होती है, और दूसरा वो जिससे गलती होती है, ठीक है। जो चूक और अचूक हम कहते हैं ना, दैट इज फैलिबल एंड इनफैलिबल, ठीक है। फैलिबिलिटी, इनफैलिबिलिटी या फैलिबल, इनफैलिबल, क्लियर हुआ। अब जैसे एक एग्जांपल आया फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली, तो ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्या है, प्रीफिक्स है। यू एंड फॉर्चुनेट के पहले ऐड करके उसे एक नई मीनिंग दी जाती है, क्लियर। सो वैसे ही सफिक्सेस क्या होते हैं हमारे, जो रूट वर्ड के बाद लगते हैं, ठीक है। जैसे ट्रस्टफुल, लॉयल्टी, डेंटिस्ट, डेंट इज अ वर्ड जिसके आगे इस लग के वो एक प्रोफेशन बन जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। सो दिस इज द रोल ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। रूट वर्ड के आगे या पीछे लग के दे प्रोवाइड अ न्यू मीनिंग विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। अब जैसे नेगेटिव प्रीफिक्सेस भी होते हैं। अब मॉरल, अमॉरल, आपने कभी अमॉरल भी नहीं सुना होगा, यस। इमॉरल सुने हैं, ठीक है। अमॉरल, ठीक है, नॉट और विदाउट मॉरल वैल्यूज, ठीक है। कोई चीज आपने नहीं सुनी है, दैट डजंट मीन कि दैट डजंट एग्जिस्ट। आप जैसे लॉयल का डिसलॉयल, ठीक है, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट का मिसट्रस्ट भी है, डिस्ट्रस्ट भी है। फिर डिसेबल, तो एबल के आगे डिस लग के इट इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स। क्या बता रहे थे हम आपको, हाँ, तो फैलिबल एंड इनफैलिबल में फैलिबल इज द पर्सन और द केपेबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक, यानी कि जिससे चूक हो सकती है, एंड इनफैलिबल इज अचूक, जिससे कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। हाँ, नेगेटिव बस यही था बच्चे। नेगेटिव प्रीफिक्सेस का यही है कि वो प्रीफिक्सेस जो कि एक नेगेटिव मीनिंग डिनोट करते हैं रूट वर्ड के आगे लग के, जैसे एथिस्ट, थेस्ट और एथिस्ट आपने सुना होगा, आई गेस। आस्तिक, नास्तिक, व्हाट वी से, ठीक है। सो आस्तिक इज थेस्ट, अथिस्ट इज नास्तिक, क्लियर। फिर क्या है, जैसे डिसेबल मैंने बोला, ठीक है। डिसलोकेट होता है, लोकेट मतलब किसी को ढूंढना, और डिसलोकेट इज व्हाट, जगह बदल देना या तोड़ देना, ठीक है। जस्टिस, इनजस्टिस, बेसिकली नेगेटिव प्रीफिक्सेस वो होते हैं जो कि रूट वर्ड के आगे लग के उसकी एक नेगेटिव मीनिंग लेकर आते हैं, ठीक। अब जैसे इसमें क्या है, सपोर्टिंग प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे प्रो चॉइस, प्रो का मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक है। तो प्रो चॉइस इज वो जिसकी चॉइस बहुत अच्छी होती है, या प्रो लाइफ जिसकी लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है। अपोजिट प्रीफिक्सेस हो गए जो कि अगेंस्ट मीनिंग देते हैं, जैसे वायरस, एंटीवायरस, ठीक है। बायोटिक, एंटीबायोटिक, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। फिर यही सब बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस है। बेसिकली ये आपको इतना कैटेगरी करके पूछ रहा है, आपके एग्जाम में इतना कैटेगरी करके नहीं आएगा, या तो आपको एक रूट वर्ड दे देगा, आपको उसका प्रीफिक्स सफिक्स बताना होगा, ठीक है।
सिनोनिम्स एंटोनिम्स हार्ड होते ही हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, अब आपसे ये तो नहीं पूछेगा डार्क का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें अब आपसे नहीं पूछेगा ना, आपका लेवल बढ़ चुका है तो आपसे अब आपके लेवल की बातें पूछेगा। यही चीज मैं जब सीए की क्लास ले रही थी तो भी मैंने उनको भी यही चीज समझाई। हमने लास्ट में, आपके साथ तो मुझे मौका नहीं मिला था, बट लकीली उनके साथ मुझे लास्ट में कुछ पेपर सॉल्व करने के मौका मिला था, ठीक है। या ये कह लो कि वो विद इन द क्लास बच्चे पेपर ले आते थे कि मैम लगाया है बता दीजिए, तो उनके साथ मैंने सॉल्व किया। एंड उनके भी अलग लेवल है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के। तो आप, मैंने उनको भी यही चीज बोली कि आप अब जिस लेवल पे हो आपसे आपकी लेवल की चीजें पूछेंगी ना, आपसे क्लास LKG UKG 5 की बच्चों के तो पूछेंगे नहीं एंटोनिम्स सिनोनिम्स। तो अब इसका तरीका क्या है, ठीक है, इसका तरीका क्या है। एक चीज नोटिस करोगे अगर, तो ये कभी भी कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछते हैं जिनको आप कहते हैं ना एक अंदाजा, एक अजम्पशन नहीं लगा सकते हो कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। नॉर्मल भी अगर आप पढ़ते हो तो मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग आप निकाल सकते हो, जिनकी मीनिंग आपको डिलीवर हो जाती है उस वर्ड को 3 से 4 बार पढ़ने पे, ठीक है, या कई बार वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करने से। यही चीज मैंने उनको भी बोली और यही चीज मैं आपको भी बोलूंगी, वर्ड्स पढ़ो, ठीक है, नए नए वर्ड्स। अब जैसे मैंने उनको एक वर्ड दिया था इनसैटिएबल, ठीक है, कभी ये वर्ड सुना है? इस वर्ड पे पूरी एक नेटफ्लिक्स सीरीज है, इनसैटिएबल, दैट मीन्स अ पर्सन हु इज नेवर सैटिस्फाइड, ठीक है। सो वर्ड्स को जब 4 से 5 बार पढ़ोगे तो अपने आप उसकी मीनिंग डिलीवर होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ना कि इंस्टीट्यूट वाले पेपर में कौन सा वर्ड लिख देंगे, ना आपको पता है ना किसी को भी नहीं पता है। हो सकता है आपका लक अच्छा है तो आपके लिए कोई एक इजी सा वर्ड आ जाए, लेकिन आपको अपने हिसाब से बेस्ट तैयार होके जाना है। बेस्ट तैयार होने का मतलब है कि आप सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते। ऑब्वियसली ये बात है, इतने वर्ड्स होते हैं, इतनी बड़ी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी भी, कि आप सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते, और पढ़ के जा भी सकते हो तो यू कैन नॉट रिमेंबर एंड रिकॉल एवरीथिंग। तो इसका ट्रिक यही है कि वर्ड को 3 से 4 बार पढ़ो। आप पेपर जब भी सॉल्व करोगे तो इस चीज को प्रैक्टिस में लाओ और देखो क्या एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हो पा रहे हैं अब तुमसे। हो सकता है शुरू में तुम लगभग पास पहुंच के गलत आंसर मार्क कर दो, बट आफ्टर अ पॉइंट तुम्हारे आंसर सही मार्क होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? फिर वही सफिक्सेस का भी वही है, वो वर्ड जो कि बाद में ऐड होते हैं। जैसे वर्ड ले लो एंट, एरोगेंट, ठीक हो, या ऑक्सीडेंट, एज का आ गया, लिवरेज, होमेज, बैगेज, बॉन्डेज। बस सिमिलरली प्रीफिक्स जो का उल्टा है आपका सफिक्स। प्रीफिक्स जहां वर्ड्स आपके रूट वर्ड के पहले ऐड होते हैं, सफिक्स में बाद में ऐड होते हैं। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सफिक्सेस हैं। देन कॉम्बिनेशन वर्ड्स है। कॉम्बिनेशन वर्ड्स क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया प्रो, ठीक है, तो ये कंबाइन करते हैं वर्ड। जैसे ऑटो, ऑटोग्राफ, सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो इज लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजी, बायोग्राफी, ठीक। क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है, मार्केट इज वेरी हाइप्ड विथ क्रिप्टो करेंसी। ट्रस्टलेस, फॉर द वर्ड लेस इज अ सफिक्स, ठीक है। फिर पंक्चुएशंस वगैरह है आपके। पंक्चुएशंस क्या हो गया? फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, इनका करेक्ट यूज। ब्रैकेट्स होते हैं। देन आपका क्या है? बस यही सब है। अपॉस्ट्रॉफी, कोटेशन मार्क्स होते हैं, क्रिसेंट ब्रैकेट। हाँ, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी ग्रामर है, पहले ये क्लियर कर लो, ठीक है। अभी
एक चीज़ मैं बताती हूँ, जब भी आप कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हो तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात होती है कि आप, ऑब्वियस सी बात है, और क्या टफ होने वाला है आप उस बारे में सोचते हो, ठीक है। मे बी इनके लिए ग्रामर इन इंग्लिश थोड़ा टफ होगा, इस वजह से इनका कंसर्न वहाँ है। जिसके लिए मैथ्स टफ होता है वो अपने आगे पहला पड़ाव क्लियर हुआ है नहीं, वो आगे के पड़ाव में सोचने लगता है, क्योंकि कहीं ना फिर वो अपने पहले पड़ाव को भी उसी से जज करने लगता है कि करना है नहीं करना है, ठीक है। कभी भी ये काम मत करना, जिस स्टेज पे अभी हो सिर्फ उस स्टेज को क्लियर करने का सोचो। तुम्हारा गोल क्या है? CS बनना। उस स्टेज पे पहुंचने वाली जो डिफरेंट सीढ़ीज तुम स्टेप इन कर रहे हो, उस जिस सीढ़ी पे खड़े हो उस वक्त उसी सीढ़ी के बारे में सोचो, उसकी दूसरी सीढ़ी के बारे में मत सोचो। जब तुम फ्यूचर का सोचने लग जाओगे ना तो प्रेजेंट भी नहीं कर पाओगे, फिर तुमको अपना वो गोल और हार्ड लगने लगेगा। समझ में आया? जो है अभी करो। एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंग्लिश है नहीं है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी इतना कुछ है कि इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। एंड ये भी जो आपकी इंग्लिश है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका कम्युनिकेशन सेक्शन कवर करने के लिए है कि कम्युनिकेशन, जब आप रिटन कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए ना, जब आप एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, आपका फॉर्मेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का क्या यूज़ होता है या किस शब्द का क्या मतलब आएगा। अगर जिसको पता नहीं है ट्रस्टवर्दी और ट्रस्टलेस के बीच का डिफरेंस, अपोजिट यूज कर दिया तो, समझ रहे हो? बस ये था हमारा ग्रामर पोर्शन, ठीक है। एक्सरसाइजेस लगाओ, कोई डाउट होगा तो पूछ के आओ। एक काम ये करो बच्चों, एक्सरसाइजेस, अब क्योंकि ऑब्वियसली 20 दिन बचा तो आप क्वेश्चंस लगा के आ ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मेरे बोलने के बाद आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो पहले से अपने आप को तैयार रखो कि बस पूछें और ख़त्म करें। लाइव सेशंस में भी बच्चे में पूछ सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ना बेसिकली आई थिंक आपका पूरा MCQ ही पेपर है। आई गेस आपके में कुछ रिटन ऐसा नहीं है कि कुछ भी सब्जेक्टिव आ रहा है, सब आपका ऑब्जेक्टिव ही है, तो बहुत फोकस करना नहीं है, ठीक है। CA वाले बच्चों से पूछो जिनका सब्जेक्टिव है ये पेपर, उनको आर्टिकल्स लिखने आ रहा है, उनको प्रेसे लिखने आ रही है, उनको समरी लिखना है, लेटर लिखना है, देन रिपोर्ट बनानी है, मिनट्स लिखने हैं, तो उनको सोचो कितने फॉर्मेट्स याद करने पड़ते हैं, ठीक है। उनका वो पेपर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों है। उनको अनसीन पैसेज सॉल्व करने आ रहा है, उस अनसीन पैसेज की समरी लिखने आ रही है, सो उनके मुकाबले अभी आपका ग्रामर कुछ भी नहीं है, आपका पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। समझ रहे हो बात को? तो आपके लिए फार मोर इजी है चीज़ों को प्रिपेयर करना, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं आपके पास मोर एक्यूरेट होने का रीज़न होता है, ठीक है। सो थोड़ी मेहनत करोगे तो ये पेपर कहीं नहीं गया है। क्लियर? करो। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, फटाफट इन सबको कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत कुछ है नहीं आपके रिवीजन के उसमें। बोलो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कहाँ मिलेंगे? हाँ, कल इंस्टीट्यूट में मैंने बात की नहीं, मैं आज करती हूँ और देखती हूँ कैसे अरेंज होगा, ठीक है। अब एक जो आता है जो सेंटेंस को अरेंज करना होता है पूरा, जब उसमें जब रीअरेंज और जंबल वर्ड भी लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा 5 क्वेश्चन तो मेरे 2 ही करेक्ट हो पाते हैं, ज़्यादा 5 क्वेश्चन है तो 2 ही करेक्ट हो पाते हैं। तो क्या उन जंबल सेंटेंसेस को सॉल्व करने में क्या दिक्कत आती है आपको? इसके नेक्स्ट बार कौन सा सेंटेंस आने वाला है, तो वो अगर सेकंड ऑप्शन देखो तब तक मुझे ये आएगा, तो मैं उसको इनकरेक्ट करके तो वो लगाना पड़ता है, तो इसके सॉल्व करने। आप पैराफ्रेजिंग की बात कर रहे हैं, जंबल सेंटेंस, क्योंकि जंबल सेंटेंसेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं। पैराफ्रेजिंग में क्या है ना, उसको एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करोगी ना तो आपके सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे। हिंदी पेपर कन्वर्ट
इसके पीडीएफ में ना। ये आप सॉल्व कर सकते हैं बट ये सफिशिएंट नहीं है ना। आपको तो क्लास में आप मेरे साथ थे तो आपने कर लिया ना। लाइव सेशंस वाले बच्चे, आप लाइव सेशंस में थे कि नहीं? आपकी ये रिवीजन क्लास ही पहली क्लास है, तो वही बात है ना। तो क्लास अटेंड जो करेगा उसने कर लिया है। हाँ तो ठीक है, मैं देखती हूँ कहाँ से अरेंज होगा। बाकी भाई लगाओ, लड़के लोग क्वेश्चंस लगाओ। समझ में आया? बिना लगाए तो ना क्वेरीज सॉल्व होंगी ना कुछ होगा। ठीक है, पूछ के आओ, देखो क्या डाउट है कहाँ, और नहीं तो थोड़ा बहुत सर्च करो। मैं कोशिश करती हूँ कि आज आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, सो वी एंड आवर क्लास हियर। मैम पैसेज भी है, वही कॉम्प्रिहेंशन ना आपका। तो कॉम्प्रिहेंशन तो क्या पैसेज में असद या असद, वॉट एवर योर प्रोनाउंसिएशन इज, क्या पैसेज है मैम आपका? समझ नहीं आ रहा था ना क्या पूछना तो आ रहा है, तो उसका मीनिंग इतना डिलीवरी नहीं हो रहा था, मतलब क्लियर नहीं था, बहुत ज्यादा ही गंदा था। तो ये आपके लेवल का था। बाकी सारा हो गया था, मतलब पैसे, लेकिन वो पैसे ऐसा था कि मतलब कुछ और है, लिखा कुछ और था। ये था कि उसका स्टोरी उसको पहले पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद उसका आंसर करना है। तो स्पून फीडिंग नहीं करा सकते हैं ना। इसके अंदर नहीं था, नहीं इसके अंदर फिर भी नहीं था, खोज रही थी। मतलब ऐसा था कि जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, उससे कुछ और मतलब निकल रहा है, उतना सोचना है, उसके बाद फिर तुम्हें क्वेश्चन देखना। हाँ तो ये चीजें तो बहुत नॉर्मल है, और उसमें बहुत सारे नए वर्ड्स भी थे नया। हाँ तो ये पैसेजेस जो होते हैं ना, देखो अनसीन पैसेजेस जब सॉल्व होता है, जो कॉम्प्रिहेंशन की बात हम कह रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या है, दो तरीके से आपके पैसेजेस आ सकते हैं। एक जो स्टोरी टेलिंग होते हैं, जो डायरेक्ट मैसेज डिलीवर करते हैं, और दूसरा वो जो आप लोगों ने फेस किया। ठीक है, कि आपको डीप डाउन डिग करके उसकी मीनिंग निकालनी होगी। कोई भी चीज आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज दिस, तो वो दिस को आपने ढूंढ लिया तो उसके आजू बाजू आपको आंसर मिल जाए। होगा तो उस समय भी आजू ही बाजू आंसर, अगल बगल ऊपर 2 लाइन नीचे 2 लाइन होगा, आंसर होगा आसपास ही, लेकिन आपको वहां पे मीनिंग समझ के काम करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में जो लिखा है वही चीजें ऑप्शन में है, बस टिक कर दिया, पढ़ लिया, हो गया। You'll have to derive the meaning, understand it, and then solve it. Rarely 5 out of 1 ऐसा पेपर होता है जहां पे आपको इनडायरेक्ट इतना कॉम्प्लिकेट करके पैसेज देता है। अदरवाइज योर पैसेजेस आर जनरली डायरेक्ट। ज्यादा से ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है, तो वो भी आपके पैसेज से बहुत रिलेटेबल होता है, आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इनडायरेक्ट पैसेज है तो टाइम तो वेस्ट होगा ही, क्योंकि वहां आपको पहली बात तो वो वर्ड्स ऐसे यूज करता है कि आप एक बार में मीनिंग डिलीवर नहीं होती है। सेकेंड चीज, क्वेश्चंस उसके इनडायरेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो वहां पे कोई तरीका नहीं है, वहां पे यही है कि आपकी कमांड कितनी है इंग्लिश पे, या आप कितना इजीली उससे मीनिंग डिलीवर कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने उस सेशन में पूरे समय नहीं कह रही थी ना कि बच्चों पढ़ो, जो मैं बोल रही हूँ उसको लगाते जाओ। इसीलिए बोल रही थी क्योंकि लगाओगे तो ही आंसर आएगा, तो ही अपनी क्वेरीज आएंगी। अब 20 दिन में कोई क्वेरी आपको नहीं आ जाएगी। समझ में आया? सो वी एंड द क्लास हियर।